क्या बोल रहे, देखिए कल हम लोग पढ़े थे बेसिक क्या होता है, यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो कहां पहुंचेंगे, 32 का सुप्रीम कोर्ट, और 226 कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। अब ये था, याद रखिएगा जी, अनुच्छेद 32 यह कहता है कि मूल अधिकार का, याद रखिए क्या कह रही है, मूल अधिकार का हनन होने पर जिनका हनन हुआ है वही व्यक्ति कहां जाएगा जी, वही व्यक्ति मूल अधिकार के लिए न्यायालय में कहां लेंगे, शरण लेंगे। ये प्रावधान हमारे मूल संविधान में किया गया था। अब समझिएगा, जैसे कि बाकी हम चले जा सकते हैं, जैसे कि हमारा परमादेश हो गया, या उत्प्रेषण हो गया, या प्रतिषेध हो गया, या अधिकार परीक्षा, उसमें आप जा सकते हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण बना दिया, ठीक है जी, यदि उसमें जेल में चला गया, या किसी व्यक्ति को क्या कर लिया, किसी ने बंदी बना लिया है, तब क्या होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा आया। ये मामला आया, याद रखिएगा, हाँ, हुसैन सारा खातून, याद देखिए ये मामला कब आया, हुसैन सारा खातून, ये जेल में बंद थी कुछ कारणों से, ठीक है, और इनके वकील थी कपिला हिंगोरानी। ये फेमस केस है, याद रखिएगा, हिंगोरानी। देखिए ये कौन थे, वकील, याद रखिएगा कहां के वकील थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ये मामला आया तो कपिला हिंगोरानी का कहना ये था कि भाई हुसैन सारा खातून जेल में बंद है, वो रिट कैसे दायर कर सकता है, तो सबसे बड़ा पेचीदा होगा क्या किया जाए। सही मुद्दा बोला कि हुसैन सारा खातून किसी मामलों में, याद है खातून है ना जी, किसी मामलों में से बंदी बना कर रखा गया था। अब ये कैसे जाए, क्योंकि इसके पास जो 32 था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तो नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए इस केस में याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145, समझिएगा, अनुच्छेद 145 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है जी, उच्चतम न्यायालय कार्य के लिए विधि का निर्माण करे, समझिएगा। ये पावर किसके पास है, उच्चतम न्यायालय, किसी के पास नहीं है। तो विधि क्या होगा, जो कार्य कहने का मतलब है प्रोसीजर है, उनके लिए कौन सा विधि का निर्माण करने तय कौन करता है, अनुच्छेद 145 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर चेंज किया और यहां क्या किया, तीसरा व्यक्ति को जोड़ा। किसको जी, तीसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा, ये थर्ड पार्टी के नाम से जानते हैं। तीसरा व्यक्ति वह होगा जिनका मूल अधिकार हनन हो, ठीक है जी। तीसरा व्यक्ति कौन होगा, जिनका मूल अधिकार हनन हो, उसके अधिकार के लिए कहां जा सकते हैं जी, शरण में जा सकते हैं, याद रखिए। तो ये मोस्ट टाइम पे अब तीसरा व्यक्ति कोई भी हो, एनीवन कोई भी हो सकता है, आपके परिवार के, आपके परिचित कोई भी हो सकता है। ये किसी लिए, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिंग है। तो कई बार स्पेशल केस पूछा जाता है, ये वाद आया था 1979 की घटना है, ठीक है जी। कब की घटना है, 1979 की। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील थे, याद देखिएगा। एक है आपके पास PN भगवती और कृष्ण अय्यर, ठीक है जी, कृष्ण अय्यर। ये 2 लोगों ने क्या किया, ये जजमेंट दिया है, तब से जाके थर्ड व्यक्ति को अधिकार दिया है, याद रखिए। पहले ऐसा नहीं था। ये कैमरा कैसे, लाइट कैसे चल रहा है यहाँ पे, हाँ लाइट ऑन है जी यहाँ, नहीं कैमरा का,
ठीक है, समझ आएगा, देखिएगा। तो पूछा जाता है कब आया है, 1979 में। उस समय वकील, उस समय जो न्यायाधीश कौन थे, पीएन भगवती कृष्ण अय्यर। जबकि याद रखिएगा वकील कौन था जी, कपिला हिंगोरानी। और वाद क्या था, हुसैन सारा खातून। इन्हें बंदी बनाया गया था, तब जाके जो मामला था ये लाया गया था। याद रखिए तब से 1979 में मूल अधिकार में परिवर्तन आया। ठीक है, और याद रखिए कि मूल अधिकार में क्या गया, परिवर्तन। और इस परिवर्तन का नाम दिया गया, परिवर्तन का नाम दिया गया मूल अधिकारों के विधि में परिवर्तन। याद रखिए ये क्या नाम दिया गया, मूल अधिकारों के विधि में परिवर्तन। इसके तहत याद रखिएगा जो थर्ड पार्टी होता है जी, थर्ड पर्सन को क्या दिया गया है, मूल अधिकार के लिए, मूल अधिकार के लिए कहां जा सकते हैं, न्यायालयी शरण में, न्यायालयी शरण में। अब मुद्दा निर्भर करता है कौन सा, केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आया क्या, ये मामला क्या हो जाएगा जी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिए इस मामले के लिए आप जा सकते हैं, पहले ऐसा अधिकार नहीं था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा लोग मिस यूज करते थे। समझ में आया, 1970 में क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था, बहुत से लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया था, क्योंकि राइट्स था ही नहीं। इसीलिए चेंज किया गया कि ऐसा कार्य दोबारा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितना हम लोग पढ़े ये सब क्या था, 32 के तहत बताया गया कैसे लागू करना है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा है मेन अनुच्छेद 33। ये मोस्ट एमपीजी, ये भी जरूरी है। देखिए अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे मूल अधिकार दिया जाता है, छीना नहीं जाता। अनुच्छेद 33 बताता है मूल अधिकार का छीना जाना, मूल अधिकार का, ठीक है जी, छीना जाना, छीना जाना। तो समझिएगा मतलब किसी कारणवश किन्हीं लोगों को मूल अधिकार नहीं दिया जाता, तो याद रखिए वो व्यक्ति कौन होंगे, केवल दो लोग होंगे। ठीक है जी, एक होते हैं सैनिक कार्य, जितना जो हमारा जो बल आता है, और एक आता है अर्धसैनिक। ठीक है जी, अर्धसैनिक, अर्धसैनिक, अर्धसैनिक बलों। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों के मूल अधिकार छीन लिया जाता है। याद रखिए, क्योंकि समझिएगा यदि दोनों को मूल अधिकार दे दिया तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है जी, जीवन जीने का अधिकार है। हो सकता है हमारा युद्ध चल रहा हो, उनको भी खतरा रहेगा ना, उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, तो युद्ध कौन करेगा। इसीलिए क्या कह गया है, अनुच्छेद 33 कहता है कि चाहे तो सैनिक और अर्धसैनिक कार्यों के लिए मूल अधिकार को क्या कर छीना जा सकता है, और इसके बचाव में ये न्यायालय का शरण नहीं ले सकती। तो अनुच्छेद 33 यह कहता है मूल अधिकारों का किन्हीं व्यक्तियों को ना दिया जाना। ठीक है जी, और वो व्यक्ति कौन होंगे, एक होता है सैनिक बल। सैनिक बल कहने का मतलब है हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं जी, सैन्य बल के नाम से जानते हैं। और एक होता है अर्ध सैनिक बल। दोनों लोगों को मूल अधिकार से वंचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो मूल अधिकारों को छीना जाना या वंचित होना वो कौन है, दो लोग हैं, सैनिक वाले, अर्धसैनिक वाले। अब आता है नियम कौन बनाएगा, नियम भी बनाना पड़ेगा ना जी, तो इसके लिए नियम बनाता है संसद के पास है, राज्य के विधानमंडल के पास नहीं है। तो याद रखिएगा इसके लिए कानून, कानून निर्माण की शक्ति, इसके लिए कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है।
ना कि विधान मंडल। ये मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा। कानून निर्माण कौन करेगा? संसद। इसीलिए आप देखे होंगे आप सैन्य अधिनियम क्या लाया गया है? 1950। ठीक है जी। उसके बाद आता है वायुसेना अधिनियम। एयरफोर्स के नाम से जानते हैं, वायु लिख दिया हूं। अधिनियम 1950। और लिख क्या पढ़ गई? नेवी है, नेवी अधिनियम। नेवी अधिनियम 1950 संसद ने बताया है। जिसके अधीन तीनों संस्था आते होंगे उन तीनों का मूल अधिकारों को क्या कहता है? छीना जाता है। कुछ मामलों में याद है, कुछ मामलों में। और एक मोस्ट एमपी है, ठीक है जी, सशस्त्र सीमा। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल। ये मोस्ट एमपी है, 1968 में आया, जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल याद रखिएगा, 1968 में आया है। इनके अधीन जो भी सेवा देते रहेंगे, जो भी, सबके पास क्या होता है? मूल अधिकार छीना जाता है। याद रखिएगा, इनके लिए दावा नहीं दिया जाता, लेकिन जरूरत पड़े तो हक के लिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग नॉर्मल व्यक्ति को उनको अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 33 क्या कहता है? 33 क्या कहता है? किन लोगों से वंचित किया जाता है? तो बेसिक याद रखिएगा, दो है सैन्य वाली। ठीक है जी, जो सैन्य में जितने लोग आते हैं अर्धसैनिक, उन लोगों से मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, ये 33 कहता है। ठीक है, समझ आ गया 33 बेसिक? लिख लीजिए एक बार। ये पूछा गया है, ये इसमें कौन लोग आते हैं? याद रखिए जी, जो बॉर्डर में तैनात देते हैं वही लोग होते हैं। और याद रखिए ना, बॉर्डर में रहते हो कौन लोग रहते हैं? अभी जो अग्निवीर आते हैं, पूरा अग्निवीर वाले तैनात बॉर्डर में रहता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ना जी। अलग अलग सिस्टम उसके भी, वहां भी 3-4 लेयर में रहता है। ठीक है, आर्मी कभी बॉर्डर में नहीं जाती, याद रखिएगा, उसे युद्ध या आक्रमण के लिए जाएगी भैया। ठीक है, बॉर्डर में तैनात करने के अलग लोगों को फोर्स भर्ती किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये तो पता होगा, सैन्य अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और एक और से नेवी अधिनियम, ये 4 अधिनियम हैं। ठीक है, ये 4 अधिनियम कौन बनाया होगा? संसद। अब प्रश्न बनता है, क्या पुलिस को अधिकार दिया गया है? बताइए, मूल अधिकार दिया गया होगा? आया कि नहीं है माइंड में? सोचो। देखिए जी, लगाना होगा तो केंद्र सूची का विषय है, जबकि पुलिस क्या हो गया? राज्य सूची हुआ। और जबकि हम लोग क्या कहते हैं कि विधानमंडल को तो कहां से बनाएगा? लेकिन कुछ चीजों में उनको भी नहीं दिया जाता, याद रखिए, जरूरी नहीं ये सब में लागू होता है, क्योंकि कहीं नहीं सैन्य के दिन वो भी तो आ ही जाता, नहीं कि उपक्रम में माना जाएगा, हालांकि विधान लागू नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ सैन्य जो आते हैं, आर्मी वाले, पुलिस से ज्यादा क्या दिया जाता है? प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब आर्मी को देख के आपका सेवा भाव जगेगा, मतलब देश के प्रति यह दिखेगा, लेकिन पुलिस देख के नहीं लगेगा। समझ में आया? यही रीजन है। चलिए आगे देखें। ये काम का चीज याद रखिएगा। हो गया? हाँ बता दूंगा, अभी होने का। चलिए, अनुच्छेद 34, ये मोस्ट टाइम पे जी। हाँ बताता हूं, पर होने दीजिए, रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? यदि भारत क्षेत्र की किसी हिस्से में सैन्य अधिनियम
लागू हो। क्या बोल रहा है जी? 34 क्या कहता है कि भारत राज्य के किसी भी हिस्से में सैन्य अधिनियम लागू हो तो संसद मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है। वंचित कर सकती है, ये मोस्ट एमपी ध्यान दीजिएगा। तो संसद क्या करेगी जी? मूल अधिकारों से वंचित। ये समझ में आया? कौन वंचित करेगा? मूल अधिकार। कब करेगा? जब हमारे यहाँ सैन्य अधिनियम के तहत लागू हो जाता है। जैसे मणिपुर में नाम सुने होंगे आप, मणिपुर में नॉर्मल लोग अधिकार नहीं, चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते, जरूरी नहीं है, लगा सकते हैं। तो आप देखोगे ऐसे जगह पर नेट में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है जी, आप न्यायालय शरण में नहीं जा सकते कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि 34 कहता है कि भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में या कोई सा भी हिस्सा हो, यदि सैन्य अधिनियम लागू हो जाए तो वहां के लोगों जो मूल अधिकार दिया गया है उसे क्या है? वंचित किया जा सकता है या छीना जा सकता है, जब तक कि वह अधिनियम लागू है। जैसे कि मणिपुर में, अभी भी मणिपुर में है, तो मणिपुर में एक नाम सुने होंगे जिसे हम लोग कहते हैं आपस्पा के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। ये मोस्ट एमपी जी याद रखिएगा। इसके तहत मिलिट्री राज लागू हो जाता है। ये सबसे खतरनाक है, याद रखिएगा। आपस्पा के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं आपस्पा, इसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां पर याद रखिएगा प्रशासन नहीं चलता या आतंकवादी जैसी गतिविधि हो जाता है या बहुत ज्यादा हिंसा हो जाता है, वहां पर क्या लागू होता है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आपस्पा, सैन्य अधिनियम लागू हो जाता है, समझिएगा। और जहां ये लागू होगा, पावर मिलता है संसद को, उस क्षेत्र के कुछ अधिकारों को सीमित कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 19, घूमने का आजादी है, तो वहां मिलिट्री लागू हो चुका है, तो उसको क्या कर सकते? सस्पेंड कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि ये हो सकता है दंगा हो जाए, घूमने जा रहा है तो उनकी जान को हानि हो जाए, तो उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाता है? मूल अधिकारों का वंचन किया जाता है। यह है आपका अनुच्छेद 34। बेसिक याद रख रहे हैं आप। 34 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी हिस्से में यदि सैन्य अधिनियम लागू हो जाए तो क्या कहते हैं? संसद वहां के मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है। ठीक है, कब तक रहेगा जी? जब तक कि आपस्पा है। ठीक है, तब तक कि क्या है? मूल अधिकारों को छीना जाता है। कुछ चीजों पूरा नहीं छीनेंगे, कुछ चीजों को छीन लिया जाता है। जबकि 33 क्या कहता है? देखिए जी, 33 यह कहता है कि कुछ व्यक्तियों को मूल अधिकार छीना जाना, वो कौन से होंगे? सैन्य कार्य वाले या अर्ध सैन्य कार्य वाले, इनको मूल अधिकार मिलता ही नहीं है, इन्हें प्राप्त ही नहीं होता। क्योंकि याद रखिएगा अनुच्छेद 21 सबको मिलना चाहिए। अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो भाई हर व्यक्ति, चाहे सैन्य वाले हो या आम जनता हो, सभी को क्या है? जीवन जीने का अधिकार चाहिए। हो सकता है कि उसी बीच हमारा क्या निकल जाए जी? युद्ध छिड़ जाए, या हो सकता है लोग बॉर्डर में तैनाती देते हैं, उनको भी लगेगा छुट्टी पे आ जाना हमें, ऐसा कहकर, तो सुरक्षा कौन करेगा? इसीलिए क्या करते हैं? हम इनके मूल अधिकार को छीनते हैं, क्योंकि सबसे पहले देश सर्वोपरि। इसीलिए जो आर्मी में जाते हैं, एक बॉन्ड मतलब फील कराया जाता है, समझ आए? सबसे पहले कराया जाता है ताकि आपको ऑब्जेक्शन ना हो, समझ आए? बाकी मुआवजा अलग मुद्दा है। तो 33 क्या कहता है? सैनिक कार्य में जो शामिल है या अर्ध सैनिक जो में शामिल है, जो सेवा दे रहे हैं, उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, जो जरूरत हो। जबकि 34 क्या कह रहे हैं? भारत के किसी भी हिस्से में क्या रह जाता है? सैन्य अधिनियम लागू हो जाए, ठीक है, तब क्या करते हैं? वहां के लोगों से छीना जाता है। दो चीज है। 33 क्या कर रहे हैं? जो सेवा में है, जो सर्विस में है। और 34 क्या कह रहे हैं? जो लोग है, कॉमन जनता, उनकी बात कर रही है। ठीक है जी, उनसे छीना जाता है। किसके तहत? 34। और क्या लागू रहेगा?
जिसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से जो सैन्य अधिनियम जो है, इसके तहत क्या किया जाए, लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है जब तक ये लागू है। हाँ, बना रहता है। अच्छा याद रखिएगा, इसके भी एक अपवाद भी है। जैसे इतना बड़ा मेरा क्षेत्र है, चाहे तो इस क्षेत्र बस में ही लागू करेंगे ना, याद रखिएगा, तो यहां के लोगों से भी छीना जाएगा, केवल यहां के लोगों को, पूरा लोगों को नहीं छीना जाएगा। अब ये देखना है इस अधिनियम का पावर कहां तक है। ठीक है जी, जैसे बताया नहीं था जी, जैसे हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ में मतलब कुछ ऐसा मामला है कि क्या हो चुका है, बैलेंस नहीं रहा है। हो सकता है हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ में लगा दे नक्सली गतिविधि देखते हुए, तो दक्षिण में क्यों लगाएंगे, या दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगाते उत्तर में क्यों लगाएंगे। समझ आ गया। तो ये निर्भर करता है इसका पावर के लिए कहां पे है। ठीक है, हो सकता है जैसे दायरा पूरा राज्य में बढ़ाया जा सकता है, जैसे मणिपुर था, अशांत मामला था, पूरा हो गया था। तो ये निर्भर करता है इसके हिसाब से, मतलब जो हमारा जो होने वाला घटना वो कितना दूर जा सकता है, उसके हिसाब से किया जाता है। अब इस समय याद रखिएगा, यहां पर विधानमंडल कार्य करते से प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस याद रखिएगा। तो प्रशासन कैसे संभालेंगे ना, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा इसके तहत आपको किस दिया गया है। यदि हो सकता है कि आपको इसके चलते दंगा उंगा फैल रहा है, तो काम में जाने को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब काम पे आपको प्रतिबंधित कर दिया गया तो खाना कहां से प्राप्त करोगे। तो शासन का दायित्व हो जाता है कि आपको उस अवधि में क्या देंगे जी, खाना प्रोवाइड कराएंगे, वो नहीं रुकेगा। तो शासन में रहना तो जरूरी रहेगा ना, तो शासन में रहते हैं। केवल याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लगेगा तब विधानमंडल भंग होता है। और दूसरा क्या हो जाता है, जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो विधानमंडल रहता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता को छीन लिया जाता है। वो कौन करते हैं, आपका राज्यपाल करते हैं। आगे देखेंगे उस चीजों के लिए। समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, लास्ट एक बार देख लीजिएगा 35, फिर मैं रिपीट करूंगा ना एक बार। देखिए अनुच्छेद 35, मैं पूरे एक एक अनुच्छेद बता रहा हूं। 35 में क्या किया गया है, विधि की चर्चा किया गया है, विधि की चर्चा। अब विधि की चर्चा किया गया कहने का मतलब है मूल अधिकार को लागू कराने के लिए। ठीक है जी, ये बेसिक चर्चा बता दिया गया है कि जितने भी हमारे जो मूल अधिकार है उनको लागू कराने के लिए विधि की चर्चा की गई। वो विधि कौन बनाता है, संसद बनाता है, और उसके बाद लोगों को मिल जाता है बेसिक। तो याद रखिएगा 33, 34, 35 अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं जाता कि हमको जानना चाहिए। 33 क्या कहता है, ये कुछ सेवा में है उनको अधिकार छीना जाता है। 34 किसके बारे में कहता है, ये जो आम जनता होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, उनके अधिकार को छीना जाता है। और 35 किसके बारे में जी, विधि की चर्चा चल रहा है। बस बेसिक इतना याद रख रहे हैं आप, और सब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां से क्वेश्चन नहीं जानते। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपको 32 डाउट था ना, चलिए देखिए जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुच्छेद 32। ठीक है, अब समझिएगा अनुच्छेद 32 कहता क्या है। अनुच्छेद 32 एक प्रकार का उपचार बताया है जिसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचार। क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार। अब संवैधानिक उपचार कहने का मतलब है यदि आपका मूल अधिकार छीन लिया जाता है, आप कहां जाओगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत दो प्रकार के न्यायालय की बात करता है। 32 का प्रयोग करके आप कहां पहुंचोगे जी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, यहां जाओगे। और एक होता है अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर कहां पहुंचोगे जी, आप हाई कोर्ट या राज्य के उच्च न्यायालय। याद है कि ये राज्य में लागू होगा। अब ऐसा नहीं होगा मामला घटा है छत्तीसगढ़ का, आप कहां जा रहे हो, मध्य प्रदेश। ठीक है, हर राज्य का अपना क्या होता है, मतलब हर हाई कोर्ट का अपना एक सीमा होता है। तो यदि यहां मामला जाओगे तो अब कहां हाई कोर्ट जाना पड़ना कि एमपी वाला। लेकिन यदि आप जाओगे सर्वोच्च न्यायालय तो पूरे भारत का ये होता है, ये पावर दिया है। यदि अधिकारों का हनन होगा आप जाइए। समझ आएगा जी। दो बताते हैं, 32 सर्वोच्च न्यायालय, 226 हाई कोर्ट। अब 32 बेसिक याद रखिएगा, 5 प्रकार के उपचार के बारे में बताया, रेमेडीज बताया है। पहला क्या कहता है, बंदी
प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कहने का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कह रहा है यदि पुलिस ने या शासन ने अवैध तरीका से किसी को गिरफ्तार कर लिया है या हिरासत में रख लिया या बंदी बना लिया है, तब कौन जाएगा? उसके लिए लगता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला शासन के खिलाफ, यदि कोई निजी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को बंदी बना लिया है तब क्या लगेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे बंधुआ मजदूरी के बारे में बताता हूं। सब जानते हैं बंधुआ मजदूरी होता क्या है? लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जाते हैं कमाने के लिए, और उसके क्या होता है, बीच में एक एजेंट रहता है जिसे लोग क्या कहते हैं? ठेकेदार। अब ठेकेदार करता क्या है? बहुत सारे अमाउंट में पैसा ले लेता है एडवांस में। अब उस एडवांस कौन चुकाएगा? जो मजदूर भेजे रहते हैं। तो जो मालिक है उतना पैसा दे, उतने में उसे प्राप्त होना चाहिए पैसा। अगर नहीं होता तो क्या करे? जो मजदूर वहां गए उनसे क्या बनाते? बंधुआ बना लिया जाता है। आ गया। अब बंधुआ बना लिया मतलब उसे क्या कर? कैद में रख लिए हो, आप उसे वेतन भी नहीं दे रहे जो मिलना चाहिएगा, तो क्या करेंगे? अब वो तो कैद में हो गए ना, तो कौन कंप्लेन करे? उनका तो मूल अधिकार छीना गया, छीना नहीं छीना गया। तो अब क्या होगा? उनके साथ आप यहां से कंप्लेन करोगे कहां? अपने थाना से। ये विशेष मामला हो जाता है। तो ऐसे मामलों में क्या लगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जा सकता, लाया गया, क्योंकि उन्हें क्या लगा दिया है? बंदी लगा बना लिया है। अब कहां जाओगे आप? हाई कोर्ट में। जैसे आप हाई कोर्ट में जाओगे डायरेक्ट आपको आदेश हाई कोर्ट किसको देगा जी? पुलिस को, कि इस व्यक्ति को लेके आ जाए हमारे सामने। किसको? जिसको बंधुआ बनाया गया है। तो बंधुआ बनाया मतलब पुलिस को तो एक्टिव होना पड़ेगा ना, तब जाके ले जाएंगे। इसीलिए फिर क्या हो जाएगा? जो प्रोसीजर अपनाएंगे ना अपना लेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का ये मतलब है कि जज कह रहे हमारे सामने उस व्यक्ति को लाओ, वो कोई सा भी हो। बात की प्रोसीजर है, वो जो बनाए वो तरीका वैध है कि अवैध है, वो कौन डिसाइड करेगा जी? न्यायालय करेगा। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दो के खिलाफ लाया, किसके खिलाफ लाएंगे? पुलिस के लाएंगे, और दूसरा आम जनता या पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी लाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा परमादेश। परमादेश को हम किस नाम से जानते हैं जी? मैडमस। दोनों लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना। आज्ञा देना या क्या होता है जी? आदेश, आदेश देना। ठीक है। तो याद रखिएगा परमादेश हमेशा किसके ऊपर लाया जाता है? जो लोक प्राधिकारी होते हैं। क्या होंगे जी? लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी कहने का मतलब है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है। तो यदि पब्लिक सर्वेंट होगा, यदि कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोध नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या कहता है? जो हमारे उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उस पब्लिक व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है या लोक प्राधिकारी है, उनके दायित्व को निर्वहन करने के आदेश देता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज है, इसमें एक जोड़ा गया है, जो कार्य कर रहे हैं वह उनको स्वविवेकी है कि नहीं है। अगर स्वविवेक है तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन कंपलसरी हो चुका है उसे करना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? परमादेश। मतलब परमादेश क्या कहते हैं? उन्हें कार्यों का मतलब लोक प्राधिकारी के कार्य को, दायित्व को याद दिलाने के लिए आदेश दिया जाता है हमारे ऑथराइज के ऊपर। इसमें कलेक्टर भी आ जाता है। याद रखिए एक ऐसा मामला है प्रशासनिक में भी लागू होता है। ठीक है। यदि कोई कलेक्टर अच्छे से कार्य नहीं करते या हमारे जो आईपीएस अच्छे से कार्य नहीं करते, तो उधर से आदेश दिया जाता है कि आप अच्छे से कार्य करने के लिए। ठीक है। जैसे कि रोड नहीं बनाए हैं, या पर्यावरण संरक्षण कार्य नहीं कर रहे हो, या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। अब समझिए कि इस बलौदा बाजार में लगभग 7 से 8 सीमेंट प्लांट है। तो सबसे पहले दायित्व होता है, अगर सीमेंट प्लांट है कहीं ना कहीं हमारे संसाधन का क्या हो रहा है जी? खपत हो रहा है। तो खपत हो रहा है तो उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो दायित्व हो जाता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र को क्या करे? वो हरा भरा करे हो। तो इसके लिए विशेष आदेश दिया जाता है कि अधिक से अधिक क्या लगाया जाए? पेड़ लगाया जाए। और जितना यहाँ के लोग उनका विकास कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य कौन करता है? एक आईएएस कराता है। इसे अब देखो जगह मतलब कई प्रकार के फंड आयोजित किया जाता है और कुछ कुछ कार्यक्रम भी किया जाता है। लेकिन कलेक्टर ही क्या करते हैं? कुछ कारणों में अपने कामों में लापरवाही बरत दिया जाए और आपने क्या किया? लगा दी हो, तो हाई कोर्ट आदेश देंगे कि आप अपने कार्य अच्छे से करो। जो आपको मतलब जनता के प्रति जो आपका दायित्व, उस दायित्व को आप भूल जा रहे हो। ठीक है। तो इसलिए आदेश दिया जाता है, दोनों के खिलाफ दिया जाए, राजनीतिक भी दिया जाएगा और प्रशासनिक भी दिया जाता है। समझ आएगा जी? इसे कहते हैं परमादेश। तीसरा क्या था? एक था उत्प्रेषण, सर्जियरी के नाम से जानते हैं। उत्प्रेषण इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, मंगा लेना। मंगा लेना कहने का मतलब है
जो मामला चल रहा है उस मामला को अपने पास मंगा लेता है। ठीक है जी, याद रखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो लाया जाता है फैसला आने के बाद, फैसला आने के बाद, याद रखिएगा उत्प्रेषण हमेशा फैसला आने के बाद लाया जाता है। और कौन जारी करेगा जी, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय। और इसके समतुल्य क्या माना गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत समतुल्य माना गया है किसे, हाई कोर्ट की। दोनों आदेश देंगी क्योंकि दोनों को पावर है, इक्वल दिया गया ना। और कहां लगेगा, इसके अधीनस्थ न्यायालय। कल एग्जाम्पल बताया था, चोरी किए हैं 8 या 10 साल की सजा सुना दिया है, जुआ खेलो आजीवन कारावास दे दिया है, तो क्या हो गया, उन्होंने अतिक्रमण तो कर दिया ना, तो एक्टिव हो जाएगा। और फैसला सुना चुके, उस पर स्टे कौन देगा, हमारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। ठीक है, चौथा क्या था, प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं रोकना। अब इतना मतलब हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, ठीक है जी, कुछ ऐसा मामला आ जाता है, ऐसा मुद्दा आ जाता है उस अधीनस्थ न्यायालय में, उसके वर्डिंग आने से हो सकता है कि पूरा माहौल बिगड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है, स्वतः एक कौन होता है, उच्चतम न्यायालय, और बोलेगा उस मामले को देखते हुए तो पूरा संज्ञान अपने हाथ ले लेता है। तो सीधा प्रतिषेध के साथ याद रखिएगा जी, विचार करने से पहले पूरा फाइल अपने पास मंगा लेता था। एक मुद्दा कल बताया था, कुछ लोगों ने अज्ञात टिप्पणी कर दिया गया था, जगह जगह क्या चल विरोध चल रहा था, तो क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को अपना बता दिया था। ये होता है, मतलब प्रतिषेध कहने का मतलब है यदि न्यायालय को लगता है कि वह निचली न्यायालय अपनी सीमा को अतिक्रमण ही कर देगा या उसकी सीमा से बाहर है। जैसे समझिएगा, हम जानते हैं कि जो संसद हो गया वो मामला कहां लाया जाता है, हमेशा लाया जाता है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, विधायक का मामला कहां जाता है, उच्चतम न्यायालय में। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में चला गया मामला, समझ आ गया है, तो क्या हो सकता है उसके बाद हमारा जो विधायक का इमेज है पूरा खराब हो सकता है। उसके बाद नहीं करो, पर्टिकुलर विधायक की बात कर रहा हूं, तो क्या हो सकता है जी, ऐसे मामलों को स्वतः ही संज्ञान ले सकता है। समझ में आ गया। तो मुद्दा कौन है, प्रतिषेध। तो स्टार्टिंग तौर पर रोकना, शुरुआत में रोकना, इसे कहते हैं प्रतिषेध। फैसला आने के बाद सुनाना, उत्प्रेषण। ठीक है, लास्ट हमारा क्या था, अधिकार परीक्षा। अब अधिकार परीक्षा का मतलब होता है योग्यता। योग्यता के मुताबिक आप पद धारण किए हो कि नहीं किए हो, बस। ठीक है जी, याद रखिएगा, योग्यता के मुताबिक पद धारण किए हो कि नहीं किए हो। यदि आप योग्यता लिए हो तब उस पद में आप बैठने के योग्य माना जाता है। एकमात्र यही है, कोई भी दायर कर सकता है। ठीक है, याद रखिए, सब कुछ कंडीशन है, इस वाले में कोई भी दायर कर। जैसे आपको जानना है कि रेलवे में कितने कर्मचारी हैं, ठीक है, सबकी योग्यता क्या है, लगा दीजिए अधिकार परीक्षा, रेलवे को देना पड़ेगा। समझ आ गया। जैसे हमें जानना है कि जैसे कि यहाँ कौन सा आत्मदान चल रहा है, यहाँ कितने टीचर है, जो मतलब जिसके पास क्या हो जाए, बीएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए, आप लगा सकते हो, पूरा देना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है, योग्यता के बारे में बताता है, किस योग्य में बैठे हो कि नहीं बैठे हो। लेकिन याद रखिएगा, पद जो होना चाहिए वो पद क्या होना चाहिए, सार्वजनिक। हमेशा याद है, इसमें कंडीशन है, पद कैसा होना चाहिए जी, सार्वजनिक पद होना चाहिए, तब जाके क्या लगेगा, अधिकार परीक्षा। समझ आ गया। ना कि याद रखिएगा जो निजी पद होते हैं, निजी पद कहने का मतलब जो प्राइवेट कंपनी हो गई या ठेकेदारी हो गया, उनमें लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, अधिकार परीक्षा जानने के लिए कि यह व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। ठीक है, ये 5 प्रकार का उपचार दिया है, ये जरूरी है लोगों के लिए। ठीक है, ये हो गया। और किसी डाउट जी, क्रांति आपको किसमें डाउट था बताओ। 33 देखिए, अनुच्छेद 33। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 कहता है मूल अधिकारों का, समझिएगा, मूल अधिकारों का निलंबन।
मूल अधिकारों का निलंबन, सीधा मानेगा। तो किनको मूल अधिकार नहीं दिया गया है? दो व्यक्ति बस याद रखिएगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे जी? सैन्य बल, और एक क्या होता है? अर्ध सैन्य बल। इन लोगों को मूल अधिकार नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि देश हित के लिए इन लोगों से छीना जाता है। अगर दे दिया जाए, हो सकता है कुछ कारणों से जो हमारे देश की सुरक्षा है वो खतरे में आ जाए। इसीलिए ऐसे लोगों से कुछ छीन लिया, कुछ अधिकार को क्या करते हैं? संसद छीन लेती है। ये समझ में आ गया? किसके तहत? 35 के तहत। ये प्रावधान पहले से कर दिए गए हैं, ये बेसिक बताया है। अब समझिएगा सैन्य बल कैसे काम करेगा, कौन से लॉ एंड ऑर्डर को मानना है, उसके लिए अधिनियम बनाए हैं। तो अधिनियम कौन बनाते हैं? संसद। अब समझिएगा, तो जैसे एक अधिनियम आया, सैन्य बल अधिनियम, जिसे हम लोग मिलिट्री के नाम से भी जानते हैं, 1950। इस अधिनियम में पूरा प्रोसीजर बताया होगा कि कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा कौन लोग पढ़ते होंगे? जो सैन्य वाले रहते हैं। समझ में आ गया जी? तो इसमें पूरा अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया है? आप यदि छीने आप कहां जाओगे, यदि किसी की मृत्यु होता है तो मुआवजा कितना दिया जाएगा, हर प्रकार किससे मिलेगा? इस सैन्य बल अधिनियम में मिलेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? दो लोगों के लिए, सैन्य बल वाले हो गए और अर्ध सैन्य बल वाले के लिए। समझ आ गया जी? ये बेसिक याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब था हमारा भाग 3, भाग 3 क्या कहता है जी? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कहने का मतलब है हमारा फंडामेंटल राइट्स, एफआर के नाम से जानते हैं। वे अधिकार है जिनके बिना हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, जो बताया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। जितना देखे हम 12 से 35 सबके अधिकारों के बारे में बताया है। बेसिक 32 तक को जाना ही पड़ेगा। 33, 34 कुछ वर्गों से छीना गया है, और 35 किसके बारे में बात करते हैं? 35 कहता है कि लागू होने की विधि बताया है, या कौन सा विधि होगा ये बताया है बेसिक। ठीक है, तो भाग 3 सबको क्लियर हुआ जी? समझ आ गया? अब अगला देखते हैं हम लोग भाग 4। देखिए, अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर मूल अधिकार की प्रकृति पूछे तब क्या हो? कई बार आ जाता है मूल अधिकार की प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब है इनका नेचर कैसा है, ये भी जानना चाहिए। तो सबसे पहले इनका जो नेचर है वाद योग्य है। कैसा है जी? वाद योग्य। समझ में आ गया? वाद योग्य कहने का मतलब है आप इसे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है? लागू कराया जा सकता है। हुआ है? ठीक है, देखिएगा। इसलिए कैसे इसका नेचर कैसा है जी? वाद योग्य है। यदि आपसे कोई छीना आप जाओगे। समझ आ गया? पहला क्या है? वाद योग्य। दूसरा अधिशासी पूर्ण है। अधिशासी पूर्ण। अधिशासी पूर्ण का मतलब होना है, ठीक है जी, लागू होना। फोर्सेबल है, एक बार अधिकार बन गया सब जनता पर लागू होता है। ठीक है, क्या होगा जी? अधिशासी पूर्ण कर लागू होना, फोर्सेबल माना जाता है। फोर्सेबल यदि छीना जाएगा तो कौन एक्टिव हो सकते हैं? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक्टिव होता है। ये कैसा होगा जी? अधिशासी पूर्ण है। ठीक, समझ में आ गया? तीसरा मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा। अब राज्य बताइए जी, राज्य की शक्ति को क्या करेगा? राज्य के परिप्रेक्ष्य में बताइए। तो राज्य को जो पावर दिया गया है उनकी शक्ति है, या तो शक्ति को क्या करेगा? बढ़ाएगा या क्या करेगा जी? घटाएगा। यही तो होने वाला है ना, या बढ़ाएगा या घटाएगा। तो याद रखिएगा, जो मूल अधिकार हुआ है राज्य की शक्ति को घटा देता है, इसलिए कहा जाता है राज्य के लिए नकारात्मक है। राज्य के लिए कैसा होगा जी? नकारात्मक। समझ में आ गया?
मतलब राज्य लागू नहीं किया तो एक्टिव कौन होगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो राज्य के लिए कैसा होगा ये, नकारात्मक शक्ति। मतलब एक बार बन गया तो राज्य भी कुछ नहीं कर, देना ही पड़ेगा। समझ आएगा जी। जैसे जीवन जीने का अधिकार है, देना ही पड़ेगा, तो छीन नहीं सकते। मतलब भाग 3 के मामलों में जो राज्य की शक्ति को घटा दिया है, इसलिए उसके परिप्रेक्ष्य में कैसा हो गया है, नकारात्मक। समझ आ गया। ये 3 इसके नेचर है, याद रखिएगा। कैसा, ये वाद्य योग्य है, मतलब इसमें हम कहां याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा, अधिशासी पूर्ण है, इसे फोर्सफुली लगाया जाता है आपके ऊपर। मतलब इसे कौन माने, जितना भी राज्य जो परिभाषा में आते सब पर लागू हो गई, उनकी शक्ति को छीन लिया गया है। ठीक है। और चौथा जी, राज्य के खिलाफ कैसा, ये नकारात्मक शक्ति, जिसकी नेचर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि हम लोग अगला देखने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य की शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, ये कैसा है, अबाध्य योग है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते हो। और जैसे ये अधिशासी पूर्ण है, वो क्या है, गैर अधिशासी पूर्ण हो जाता है, इनफोर्सेबल हो जाता है। उन्हें फोर्स के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। प्रश्न क्या पूछा जाता है, लागू कौन कराता है। आप बताइए, 2 शक्ति हो गया, संसद और एक जितना न्यायालय है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो याद रखिए जी, निर्भर करता है मामला कैसा है। लागू कराने का दायित्व उच्चतम न्यायालय का है, हमको दे दिया गया है, वो देखता है कि मिला है कि नहीं मिला है, इसीलिए वो आदेश निकालेगा। समझ आएगा जी। बेसिक संसद हमें दिया है, लेकिन लागू कौन होगा, लागू होना तो है, फोर्स कौन डालेगा, उच्चतम न्यायालय डालेगा या उच्च न्यायालय डालेगा। ठीक है। जैसे कि किसी ने मुझे बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाया, मेरे घर वालों ने या किसी ने, आपने मेरे खिलाफ वहां पे डाल दिए, तो उच्चतम न्यायालय दिए ना आदेश, तो किसको आदेश दे रहे हैं, वो पुलिस वाले को। तो फोर्सेबल किसके लिए हो जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। समझ में आ गया। फोर्स यही कर रहा है, यही आदेश दायी कर रहे हैं, तो लागू दायित्व तो किसके पास है, उच्चतम न्यायालय। लेकिन नॉर्मल स्थिति में कौन करेगा, सांसद। समझ में आएगा, कौन करेगा जी, सांसद। ये पूरा किसके था आपके पास, भाग 3 था। अब समझते हैं भाग 4, मोस्ट एमपी है, ये भी समझिएगा। भाग 4, भाग 4 में टॉपिक दिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं डीपीएसपी। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिएगा जी, डीपीएसपी पूछा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, याद रखिएगा। अब है क्या चीज समझिएगा। तो हमारा टाइटल क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कहने का मतलब है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक जी, भूलेगा बस। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्टकट में डीपीएसपी। ठीक है। और भारत में क्या कहते हैं जी, फंडामेंटल राइट्स, दोनों जाना जाता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसा कर्तव्य है जो राज्य लागू कराएगा। ठीक है, देखेंगे। तो ये जो भाग 4 है, कहां से लिया गया ये भी जानिएगा, इनका इतिहास जानिएगा, तो समझिएगा कहां से आया है। सबसे पहले हमारे पास कानून था, उस कानून को क्या कहते हैं जी, भारत शासन अधिनियम। सब जानते हैं, भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेज हम पे क्या कर रहे थे, शासन। तो सबसे पहले यहां पर चर्चा किया गया था कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार राज्य देगा, जिसे कहा गया था निर्देशों का प्रपत्र। क्या नाम दिया गया था, निर्देशों का प्रपत्र, या प्रपत्र को कई जगह प्रारूप कहते हैं, याद रखिए।
तो सबसे पहले आया कहां से था? तो सबसे पहला जो याद रखिए डीपीएससी के बारे में जो प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें टाइटल था निर्देशों का प्रारूप, इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिक बता रहा हूं जानकारी के लिए, क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में कहते हैं निर्देशों का प्रपत्र या प्रारूप। इसमें बताया गया था कि ब्रिटिश या जो उसमें जो शासन कर रहा था वो कौन कौन से उनको अधिकार जनता को दे गई। ठीक है, अब याद रखिएगा ये तो उसमें बात हो गए है। 1950 में हमारा देश आजाद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जी हम लोगों ने कहां से लिए बताइए, बताओ जी। आयरलैंड से, सबको पता है मतलब। भारतीय संविधान में, ठीक है जी, शॉर्टकट में लिखो मैं, डीपीएसपी लिया गया है कहां से? आयरलैंड के संविधान से। याद रखिए आयरलैंड के संविधान से। अब ऐसा तो नहीं रहा होगा कि आयरलैंड वाले लोगों ने इसे बनाया होगा, समझ रहे हो? तो आयरलैंड ने कहां से लिया है? हाँ, अरे यार देखो इतिहास लिख दिया। स्पेन के संविधान से ये पूछा गया है। सब बेसिक जानते हैं कि हम लोगों ने कहां से लिया जी? आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने कहां से लिया है? उन्होंने बताया स्पेन से। मतलब स्पेन एक ऐसा राज्य था विश्व में जिन्होंने क्या किया है? अपने नागरिकों के लिए क्या बनाया जी? नीति निर्देशक तत्व बनाया। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा आयरलैंड ने कहां से लिया जी? स्पेन से। और हम लोगों ने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। समझ में आ गया? अब समझिएगा जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसकी बात करता है, क्या बात करता है, ये भी जानिएगा। तो जो नीति निर्देशक तत्व है क्या एक चीज की बात करता है? अभी तक हम लोगों ने भाग 3 में क्या देखे जी? राजनीतिक अधिकार देखे, सबको मिल रहा था। ये बात करता है सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता की। ये मोस्ट टाइम पूछा जाता है। नीति ऐसा किसकी बात करेगा जी? सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। समझ आ गया? हमेशा याद रखिएगा। तो किसकी बात करता है जी? सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता का। नीति निर्देशक तत्व की पहला क्या देखिए किसके बारे में बात कर रहा है? कि सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता। नीति निर्देशक तत्व यह बताता है कि राज्य कैसा होगा, राज्य कैसा होगा। हम नाम सुनोगे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है या छत्तीसगढ़ कैसा एक कल्याणकारी राज्य है, ये तय करता है कि राज्य कैसा होगा? कल्याणकारी। देखेंगे उपबंध कहां से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य वे होते जो जनताओं को कई प्रकार की सुविधा देता है, जैसे राशन संबंधी सुविधा, पेंशन संबंधी सुविधा, आवास जैसी सुविधा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य। तो क्या बताता है जी? यह राज्यों को कल्याणकारी राज्य बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। समझ आ रहा है? पहला क्या देखे हम लोग? सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। दूसरा राज्य को कैसा बता रहे हैं कि राज्य कैसा होगा? कल्याणकारी राज्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये दो चीज मोस्ट एमपी बताता है, हमेशा याद रखिएगा। नीति निर्देशक तो क्या बताएगा? एक सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता जो किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। और तीसरी कल्याणकारी राज्य के बारे में। अब इसका नेचर जान लीजिएगा। प्रकृति, क्योंकि आगे नहीं पढ़ाऊंगा ना आज मैं। प्रकृति कहने का मतलब है, पहला हम जानते हैं कि जो मूल अधिकार होता है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, वो वाद योग्य था। ये क्या हो जाएगा जी? अवाद्य योग्य। कहने का मतलब है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण
का शरण नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। ये समझ में आ गया? जब न्यायालय जा नहीं सकते तो न्यायालय में कहां शरण लेंगे हम, पावर ही नहीं दिया गया है। दूसरा, तो पहला प्रकृति क्या देखे, अबाध्य योग्य है, उसमें क्या था, अधिशासी पूर्ण था, न्यायालय लागू करा रहा था, ये क्या हो जाएगा जी, गैर अधिशासी पूर्ण, अधिशासी पूर्ण, जिसे कहते हैं इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल मतलब जबरदस्ती से लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि न्यायालय जा ही नहीं, न्यायालय कैसे लागू करा, इसे कैसे हो जाएगी, गैर अधिशासी पूर्ण है। ठीक है, तीसरा बताइएगा, मूल अधिकार कैसा था, लागू कराते थे तो प्रवर्तनी होता था, प्रवर्तनी कहने का मतलब है न्यायालय लागू करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रवर्तनी। ठीक है, अप्रवर्तनी, ये समझ में आ गया, अप्रवर्तनी है, फिर से लिख देता हूं, अप्रवर्तनी है। ठीक है जी, और चौथा याद रखिएगा, यह राज्य को क्या है जी, राज्य की शक्ति को क्या करेगा, क्या करेगा बताइए, बढ़ा देगा। अब याद रखिए, ये निर्भर, जैसे किसी योजना को ले लीजिएगा, योजना लागू करना है, कितने लोगों को देना है, ये निर्भर करता है राज्य की इच्छा शक्ति के ऊपर, वो आर्थिक तौर पर कितना संपन्न है। जैसे महतारी वंदन योजना है, अगर सरकार सक्षम हो जाए, क्या पता आगे चल के ये बोल दे जितना विवाहित पुरुष है सबको क्या मिली, पैसा, हो सकता नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य की शक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति कहने का मतलब है सक्षम, और सक्षम कैसा होगा, उनके पास आर्थिक तौर पर सक्षम होगा। समझ आया जी? अब देखिए, अगर समानता की बात हो, 14 क्या कहता है, स्त्री पुरुष समान है। अनुच्छेद 39 में देखने वाले हैं, समान काम के लिए महिला पुरुष को समान वेतन देना चाहिए। जैसे प्राथमिक टीचर है या मिडिल का कोई टीचर है, दोनों को इक्वल पेमेंट दिया जाता है, मानते हो? तो भाई योजना लाए महतारी वंदन योजना, तो पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं मुद्दा? सब जगह हम समानता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ गए, सरकार की नेचर है कि नहीं, मन उठता है कि नहीं उठता है कि सरकार ही हमारे साथ असमानता व्यवहार करे, सौतेला जैसा करे, नहीं करे जी? ऐसा नहीं हो, कितने समझिएगा, ऐसे कितने लोग पुरुष है जो भी नहीं कमा पा रहे हैं, अगर 1000 मिल जाता हो जाता उनका भी, होता कि नहीं होता? तो यहां अगर देखा जाए तो सरकार का रवैया कैसा हो गया, सौतेला, हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई इसी मामला को लेकर यदि लोग कहां चले जाए, तो गया मामला देखिए, इसने क्या बोला है कि जो भाग 4 में जो प्रावधान लागू कराते हैं वो कैसे है जी, अबाध्य योग्य। आप तो हमारे पास आओ ही मत पहले बार। दूसरा, जब आओगे नहीं हम इसे लागू ही नहीं करा सकते। और तीसरा, भाई जब लागू नहीं होगा तो कैसा हो, अप्रवर्तनीय है। समझ आ गया, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, ये निर्भर करता है कि राज्य की इच्छा शक्ति कितनी है, कि अपनी जनता को क्या करना चाहता है। और भाग 4 डिसाइड करता है कि राज्यों का नेचर कैसा होगा, कल्याणकारी होगा कि क्या होगा। फिर कल देखेंगे जो भाग 4 है 3 भागों में बटा है, गांधीवादी विचारधारा, ठीक है जी, पूंजीवादी विचारधारा, और एक आता है समाजवादी विचारधारा। मतलब हम लोग 3 देशों से अट्रैक्ट थे। सबसे पहला गांधी जी थी, तो गांधी जी चाहते थे भैया कि सबका विकास होना चाहिए, इसलिए क्या दिया उन्होंने, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य किया है, पशुपालन दिया गया है। तो भाग 48 में देखेंगे, अनुच्छेद 48 में, कि पशुपालन का अधिकार दिया जाता है। भाग 4 का फिर देखेंगे समानता का अधिकार, समानता लाने के लिए क्या दे, कई प्रकार हमको अधिकार दिया जाएगा। और एक होता है आपके पास तीसरा, क्या कहता है जी, आजादी दिया गया है, आप किसी प्रकार के कार्य चुन सकते हो। तो कैसे आए वो सब कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, आज यहीं रखते हैं।